सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, क्लास 10th के साइंस हम लोग शुरू कर चुके हैं और उसका एक सीरीज 1 बाय 1 करके हम लोग अपलोड कर रहे हैं और उसमें हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं। लाइट में दर्पण का अवतल दर्पण खत्म हो चुका है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे उत्तल दर्पण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th का लेकर के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होगा कि ये 20 नंबर हुबहू दिलाएगा, इसमें कोई कटने का चांस नहीं होता है। मतलब ए बी सी डी इस तरह से क ख ग घ ऑप्शन होता है और ऑप्शन में जैसे पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 20 तक क्वेश्चन मिलेगा हमें और ये फर्स्ट अगर सही है तो फर्स्ट टिक कीजिए उत्तर में, सेकंड सही है तो इसका सेकंड और थर्ड सही है तो थर्ड टिक कीजिए। जो टिक करेंगे अगर उत्तर सही है तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर गलत है तो कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। तो अगर सही है तो सिर्फ सही करके 20 नंबर आप पा सकते हैं। साइंस और मैथ हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए और बस यहाँ से 20 क्वेश्चन पर डे लेकर के आने वाले हैं और 20 क्वेश्चन का अगर हम 15 सीरीज दे दे रहे हैं, 15 × 20 यानी 15 दूना 30, 300 क्वेश्चन यहाँ से साइंस का और 300 क्वेश्चन यहाँ से कम हम लोग मैथ का पढ़ेंगे। मैथ हम लोग फुल टॉपिक को कवर कर रहे हैं और जैसे ही दिसंबर मिड आएगा, 15 दिसंबर के बाद से हम लोग अपलोड करना शुरू कर देंगे कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई सर्किट दे दिया जाता है ऐसे और यहाँ से करंट फाइंड आउट करना होता है। इस तरह से सर्किट, यहाँ कोई संभरक जोड़ दिया जाता है वोल्टेज और ये R1 R2 R3 ऐसे परिपथ बना दिया जाता है और ये हमेशा पूछा जाता है 7 नंबर में। और यहाँ से अगर 7 नंबर, इस तरह से 20 नंबर और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सारा का सारा पढ़ाया जाएगा और यहाँ इंपॉर्टेंट तो बताया जाएगा। और जैसे हम लोग दर्पण शुरू कर चुके हैं, लाइट शुरू किए हैं और इस तरह से चैप्टर वाइज धीरे धीरे 1 बाय 1 करके चैप्टर का फुल सिलेबस खत्म करेंगे और यहाँ क्लास 12th क्लास 10th की सारी सब्जेक्ट चलेंगे और समय जैसे ही मिलेगा 11th का फिजिक्स भी पढ़ा जाएगा। इस चैनल पर खास करके फिजिक्स जितना भी होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये टोटल दिया जाएगा और मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों दिया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग टारगेट बना रहे हैं कि फिजिक्स और मैथ को कवरेज किया जाए यहाँ से। तो इस तरह से अगर वीडियो आगे कंटिन्यू चाहिए और 20 क्वेश्चन यहाँ से सुनिश्चित करना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर चला जाए। और इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करके अब शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि इस तरह से क्लासेस चल रही हैं और लगातार हुबहू क्लासेस दी जाएंगी और कमेंट करेंगे तो जो टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक को भी कवरेज किया जाएगा, उस टॉपिक को भी पढ़ाया जाएगा। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं उत्तल दर्पण। आइए शुरू करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण समझना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं इस तरह से कि उसका एक तरफ ये जो वक्रित होता है वो पॉलिश सतह होता है और जो चिकनी सतह होता है वो उभरा हुआ होता है। इसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण है तो वस्तु को हमेशा आगे ही रखना है। अब ये सवाल आता है कि अगर उत्तल दर्पण है तो इसका केंद्र किस तरफ होगा, वक्रता केंद्र, फोकस, वक्रता त्रिज्या किधर होगी। तो आप खुद देख लीजिए कि केंद्र वो होता है कि केंद्र जो दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये वक्र दर्पण का वक्र जिस गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। उसका केंद्र कहीं बाहर की तरफ ऐसे गोला बना सकते हैं क्या? खुद सोचिए कि इस तरह से गोला तो नहीं बन सकता ना। अगर ये गोले का भाग है, अगर ऐसे मुड़ा है तो कहीं न कहीं इसकी सच्चाई तो ये है कि ये इस तरह से गोले का निर्माण करेगा और जिस गोले का भाग है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है और उसकी दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव से ये सी से प्रदर्शित करते हैं। अब सी है वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या का जब आधा करेंगे तो ये हमारा फोकस होगा। और एक बात याद रखेंगे कि जब भी वस्तु को लेना है, वस्तु को आगे बताएंगे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, जब भी वस्तु को रखना है वो हमेशा दर्पण के सामने रखना है, बाएं साइड रखना है, लेफ्ट साइड रखना है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई अनंत पर वस्तु है और मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आ रही है
ऐसे आ रही है तो अब परावर्तित होगी तो कहाँ जाएगी, आई टकराई, टकराने के पश्चात ऐसे देखिए नीचे तो आ नहीं सकती। इसका परावर्तन का नियम ये कहता है कि सबसे पहले केंद्र से इसका अभिलंब खींचें। इस तरह से इसका अभिलंब अगर खींचेंगे तो ये हमेशा केंद्र से इसके परिधि पर मिलाने वाली किसी भी बिंदु पर अगर रेखा मिलाई जाए तो वो 90 डिग्री पर लंबवत होगी, यानी परपेंडिकुलर। इस तरह से ये जो होगा इसका अभिलंब होगा आपतन बिंदु पर। अब अगर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण अगर आई है तो वहीं परावर्तित भी होगा। जितने कोण पर आपतित हो रही है यहीं से ले लीजिए उतना ही कोण ये परावर्तित हो जाएगी। इसका मतलब तो यहां चली जा रही है और यहां से अगर दूसरी किरण भेजा जाए तो ये इस तरह से आ जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जबरदस्ती खींच करके बनाएंगे। और हमें पता है, इसे थोड़ा सा सही से बना लें। हमें पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अगर अवतल दर्पण होगी तो फोकस की ओर जाएगी और उत्तल दर्पण है तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। कैसे प्रतीत होगी? जैसे ये किरणें आगे तो कहीं मिलने वाली नहीं है तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसे ऐसा ये किरण को देखेंगे, थोड़ा सा बैक में आएंगे और देखेंगे कि ये किरणें ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ऐसे ही होकर के जाएगी। तो यहाँ से ये ऐसे होकर के जाएगी और ये किरणें ऐसा लग रहा है ये ऐसे होकर के जा रही है। तो यहाँ जो पीछे कट कर रही है ऐसा लगेगा कि ये फोकस पर जाती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस पर जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो अब हमें क्या लिखना है, ये हम मान लिए हैं कि ये पहला है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर। ये बिंब कह सकते हैं या वस्तु कह सकते हैं। बिंब अनंत पर स्थित होगा और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात बाहर चली जाती हैं। तो बाहर नहीं जा रही हैं, फोकस की ओर आ रही हैं और अवतल दर्पण होगा तो जाएंगी और उत्तल दर्पण होगा तो जाती हुई प्रतीत होंगी। तो प्रतीत हो रही हैं तो यहाँ, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा वस्तु था, बिंब बहुत बड़ा था और इतना छोटा सा ये बिंब प्रतिबिंब बना रहा है, वस्तु दिखाई देगा। तो जो इसकी स्थिति होगी, इसका प्रतिबिंब का स्थिति जो होगा वो हम कहेंगे दर्पण के आगे तो नहीं बन रहा है ना, दर्पण के पीछे, ये तो इसकी स्थिति होगी। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे इसकी स्थिति जो होगी, दर्पण के पीछे हम लोग कह सकते हैं एफ पर। ये जो बन रहा है वो एफ पर बन रहा है, एफ पर। अगर इसका आकार देखा जाए तो इसका आकार होगा एकदम छोटा है, यानी बिंदु आकार का, छोटा है तो बिंदु आकार, बिंदु आकार का है। और इसकी प्रकृति अब देखा जाए, ये प्रतिबिंब के निर्माण में ये तीन चीजों को याद रखना इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी स्थिति कहाँ है और इसका आकार कितना बड़ा है, छोटा है, इस बिंदुवत है, किस तरह से है, और इसकी प्रकृति देखना है कि ये देखने में कैसा लग रहा है, प्रकृति इसकी कैसी है। तो हम कहेंगे कि ये अगर डॉटेड लाइन से मिलाया गया है तो आभासी होगा, ये प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा। और अगर आभासी है तो तथा हम लोग कहेंगे वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा। आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। तो इसकी वैसे तो देख करके नहीं बता सकते हैं कि ये सीधा है कि उल्टा है, बिंदुवत है, लेकिन हमें पता है कि अगर वास्तविक बन रहा है तो कहीं न कहीं ये उल्टा होगा। अगर दूसरा फिगर देखना चाहें तो जैसे मान लीजिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण जो उभरा सतह होगा वो परावर्तक पृष्ठ होगा और ये इसका मुख्य अक्ष है। वस्तु अनंत पर था, अब वस्तु को आगे लेकर के आएंगे। दूसरा फिगर अगर समझना चाहें, जैसे वस्तु को यहाँ सी है, सी तो अंदर होगा, यहाँ पी है और अनंत है और इसके बीच में कोई वस्तु को लेकर के आ रहे हैं, ए और बी, यहाँ इस तरह से। अब यहाँ तो प्रकाशिक केंद्र होगा नहीं, फोकस बाहर होगा नहीं, इसका फोकस प्रकाशिक केंद्र अंदर है।
तो हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर इस तरह से बना लेते हैं अनंत पर, और दूसरा ये बना लेते हैं कि अनंत और पी के बीच में लेकर के आए वस्तु को, तो क्या हो सकता है। तो हम पहला अगर किरण को भेजें ऐसे समांतर, तो हम देख रहे हैं कि ये इधर चली जाएगी, लेकिन हम फिर पीछे मिलाते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर के जा रही है, ये इसका फोकस होगा और ये इसका प्रकाशिक केंद्र होगा। और दूसरी किरण यहाँ से भेजना चाहें तो हम लोग अगर भेज सकते हैं कि जैसे यहाँ प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ से अगर भेजना चाहें, ये इस तरह से थोड़ा सा फोकस को करेक्ट कर लेते हैं, ये फोकस को मिलाएं अगर, तो ऐसा महसूस होगा कि ये यहाँ कहीं फोकस होगा और फोकस का डबल यहाँ सी होगा। ये प्रकाश की किरणें ऐसे लगेगा कि अगर इसको प्रकाशिक केंद्र पर भेजा जाए तो ये प्रकाशिक केंद्र ऐसे आ रही है, तो कट यहाँ करेगी, यहाँ कट कर रही है ए डैश बी डैश। तो यहाँ देख रहे हैं कि वस्तु इतना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब एकदम छोटा है, तो इसकी स्थिति लिख लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या होगी। तो स्थित कहाँ है, हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है वो ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित है, तो हम कहेंगे पी तथा एफ के बीच कह सकते हैं। और आगे अगर बात करें कि इसकी आकार कैसा है, इसका आकार जो होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो आकार हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो हम कहेंगे कि ये जो आकार है वो वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा। और इसकी जो प्रकृति होगी, प्रकृति कैसी होगी, यहां देख रहे हैं डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं, तो वास्तविक होगा, आभासी होगा, आभासी। और वैसे भी देख रहे हैं कि इस तरह से वस्तु इसी तरह से प्रतिबिंब भी मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये तथा सीधा होगा। तो इस तरह से उत्तल दर्पण द्वारा हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं कि यही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखेंगे। बाकी इसमें उत्तल दर्पण में जरूरत नहीं है, ये दोनों फिगर सफिशिएंट है। और इस तरह से याद रखेंगे कि जब अनंत पर रहेगा तो वो बिंदु छोटा सा एकदम बनेगा, एकदम छोटा सा बनता है उत्तल दर्पण में। और अगर अनंत तथा पी के बीच में लेकर के वस्तु को आते हैं तो ये सीधा होगा, एफ तथा पी के बीच में बनेगा। ये इस तरह से दो प्रतिबिंब हमेशा याद रखेंगे। तो इस तरह से वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो तो देखते हैं, लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत होता है, ये थोड़ा सा बताइए दोस्तों। और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जैसा है जिस तरह से है हमें कमेंट कीजिए। इस तरह से एक सब्सक्राइब आपका हमें मोटिवेशन देगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आए तो स्किप कीजिए, आगे मूव ऑन कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।